14 जनवरी 1761 हिंदुस्तान की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। मराठों की महान सेना, जिसने मुगलों, निजामों और अफगानों को कई बार हराया था, आज खुद खून से लथपथ पड़ी थी। पानीपत का युद्ध खत्म हो चुका था, पर क्या यह मराठों की आखिरी लड़ाई थी? नहीं, यह तो इतिहास के सबसे बड़े प्रतिशोध की शुरुआत थी। जब मराठों का सिंह जागेगा, जब उनका क्रोध ऐसा बरसेगा कि हिंदुस्तान फिर से उनके नाम से गूंज उठेगा। पानीपत में मराठों को सिर्फ तलवार से नहीं हराया गया था, उन्हें राजनीति, विश्वासघात और किस्मत ने भी धोखा दिया था। लेकिन एक बात तय थी, मराठे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने टूटे अस्तित्व को फिर से संवारने का प्रण लिया। पेशवा माधवराव ने प्रतिशोध की मशाल जलाने का फैसला कर लिया था। अब कोई भी शक्ति मराठों को रोक नहीं सकती थी। जो दिल्ली कभी मराठों की थी, वो फिर से उनकी होगी। जो राजपथ मराठा घोड़ों की टापों से गूंजता था, वो फिर से गूंजेगा। अब कोई नहीं बचेगा। अब बस प्रतिशोध होगा। 14 जनवरी 1761 पानीपत के मैदान में मराठों की सबसे भयानक हार हुई थी। हिंदुस्तान की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव और 40,000 से अधिक वीर मराठा योद्धा, जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अब केवल इतिहास के पन्नों में रह गए थे। पानीपत की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं था, यह मराठों के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। लेकिन यह हार सिर्फ एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं, क्योंकि एक नया सवेरा आने वाला था, मराठों के प्रतिशोध का सवेरा। मराठा साम्राज्य पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। पहले पानीपत की हार, और फिर कुछ ही महीनों बाद पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन। इस सदमे से पूरा साम्राज्य हिल गया। अब मराठों के सामने सवाल यह था, क्या स्वराज्य का सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका था? लेकिन मराठा कभी हार नहीं मानते। बालाजी बाजीराव के निधन के बाद केवल 16 वर्ष की उम्र में माधवराव पेशवा ने सत्ता संभाली। उन्होंने न केवल मराठों को फिर से खड़ा करने की शपथ ली, बल्कि अपने वीर सैनिकों से कहा, अब न कोई युद्ध भूला जाएगा, न कोई बलिदान व्यर्थ जाएगा। पानीपत के युद्ध के बाद मराठों ने पहले अपने जख्मों को भरा और फिर बदले की आग में जलने लगे। माधवराव पेशवा के नेतृत्व में महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने तय कर लिया, अब मुगलों और अफगानों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। 1770 मराठों ने सेना संगठित करनी शुरू की, गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई। अब दुश्मन को मैदान में हराने के बजाय अंदर से खोखला किया जाएगा। उत्तर भारत में मुगलों और अफगानों के खिलाफ गुप्त हमले शुरू हुए। दिल्ली की तरफ बढ़ने की योजना बनाई गई। अब सिंहासन पर मराठों का झंडा फहराना ही लक्ष्य था। 1761 से 1771 मराठे चुप नहीं बैठे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई, दुश्मनों की कमजोरियों को समझा, और जब सही समय आया, दिल्ली को फिर से फतह करने के लिए निकल पड़े। जिस दिल्ली को अफगानों ने लूटा था, जिस पर मुगलों ने कब्जा कर रखा था, अब मराठों की तलवार उसकी तकदीर लिखने वाली थी। पानीपत की हार का बदला पूरा करने के लिए मराठों ने 1771 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1761 के बाद पानीपत की हार ने मराठों को बुरी तरह हिला दिया था। लेकिन क्या मराठे खत्म हो चुके थे? नहीं, वे अपनी सबसे बड़ी वापसी की तैयारी कर रहे थे। अब कोई सीधी लड़ाई नहीं होगी। अब वही तरीका अपनाया जाएगा जो शिवाजी महाराज ने सिखाया था, गुरिल्ला युद्ध, छापामार हमले। अब दुश्मनों को उनकी ही गलियों में हराया जाएगा। अब खुली जंग नहीं होगी। अब दुश्मनों को उनके ही महलों में घुसकर मारा जाएगा। महादजी सिंधिया और उनके सैन्य सलाहकारों ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने इतिहास बदल दिया। मराठों ने छोटे छोटे दस्ते बनाए जो दुश्मनों पर अचंभित कर देने वाले हमले करेंगे। रात में हमले होंगे और दुश्मन को कभी पता नहीं चलेगा कि अगला वार कब और कहां से आएगा। दुश्मनों की रसद और हथियार सप्लाई काट दी जाएगी। मराठों के जासूस अब मुगलों और अंग्रेजों के दरबार में बैठेंगे। हर गुप्त योजना पहले ही जान ली जाएगी। महादजी सिंधिया ने एक ऐसा खेल खेला जिसमें दुश्मन की हर चाल पहले से ही नाकाम कर दी जाती थी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक मानसिक युद्ध था, और मराठे इसमें माहिर थे। मराठों ने अब दुश्मनों की हर चाल को पहले से ही जानने की रणनीति अपनाई।
दिल्ली, अवध, बंगाल और हैदराबाद के मुगल दरबारों में मराठों के जासूस पहले ही पहुंच चुके थे। दुश्मन जब भी कोई नई योजना बनाते, मराठों को पहले से ही उसकी खबर मिल जाती। अब हिंदुस्तान की तकदीर फिर से मराठों के हाथ में थी। पानीपत की हार का बदला पूरा होने वाला था। अब दिल्ली की तरफ कूच करने का समय आ चुका था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पानीपत की हार को भूलना पाप होगा। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दिल्ली पर फिर से भगवा लहराएगा। जो दिल्ली कभी मराठों के अधीन थी, उसे फिर से जीतने का समय आ गया था। अब कोई नहीं बचेगा। अब सिर्फ प्रतिशोध होगा। 1761 पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सबसे बड़ा आघात था। हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ और अफगानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन मराठे हार मानने वालों में से नहीं थे। 10 साल, सिर्फ 10 साल में उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा रिवेंज लिया। साल 1771 में महादजी सिंधिया की सेना दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। अब हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली थी। यह कोई साधारण दिन नहीं था। 10 साल पहले मराठे इसी धरती पर हार कर लौटे थे, लेकिन आज वे विजेता बनकर लौट रहे थे। महादजी सिंधिया की सेना दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। अफगानों का खौफ। जैसे ही मराठों ने दिल्ली की सीमा पार की, अफगान फौजें पीछे हटने लगीं। मराठों की रणनीति सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि दुश्मन को अंदर से कमजोर करना। लाल किले पर पहला हमला, मराठों ने सीधे दुश्मनों के शिविरों को जला दिया। जिस दिल्ली को अब्दाली की सेना ने अपने कब्जे में रखा था, अब वह मराठों की मुट्ठी में थी। एक के बाद एक दुश्मन भागने लगे। कोई हिंदुस्तान छोड़कर काबुल भागा, तो कोई अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। कभी जो मुगल बादशाह पूरे हिंदुस्तान का शासक हुआ करता था, आज वह खुद अपनी सत्ता बचाने के लिए मराठों के सामने खड़ा था। शाह आलम द्वितीय को अब एहसास हो चुका था कि बिना मराठों की मदद के वह दिल्ली की गद्दी पर एक दिन भी नहीं टिक सकता। मुगल सम्राट की अपील। शाह आलम द्वितीय ने महादजी सिंधिया से मदद मांगी। अब मराठों के बिना हमारी सत्ता नहीं चल सकती। मराठों की जीत। 1771 मराठों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर फिर से भगवा लहराया। अब्दाली की हार। अफगान अब हमेशा के लिए काबुल भाग गए और उनका हिंदुस्तान पर कोई अधिकार नहीं रहा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह इतिहास का सबसे बड़ा रिवेंज था। जिस दिल्ली पर मुगलों और अफगानों का राज्य था, अब वह मराठों के अधीन थी। लेकिन क्या यह हिंदुस्तान के भविष्य का सबसे बड़ा मोड़ था? दिल्ली पर कब्जे के बाद मराठे पूरे उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली सेना बन गए। शाह आलम द्वितीय अब केवल नाम मात्र के राजा थे। असली सत्ता अब मराठों के पास थी। 1772 के बाद बंगाल, अवध और राजपूत राज्यों में मराठों का प्रभाव बढ़ा। अंग्रेजों की चिंता। ईस्ट इंडिया कंपनी अब मराठों को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानने लगी। क्या मराठे पूरे भारत पर राज्य करने वाले थे? अगर मराठे इतने मजबूत थे, तो फिर अंग्रेज कैसे जीत गए? क्या यह इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी? 71 दिल्ली पर मराठों के कब्जे के बाद उनकी ताकत सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरे भारत में फैलने लगी। काशी, मथुरा, प्रयाग, बंगाल, अवध और पंजाब तक, जहां जहां मुगलों और अफगानों ने हिंदू संस्कृति पर प्रहार किया था, वहां मराठों ने फिर से स्वराज्य की लौ जलाई। मुगलों ने सदियों तक काशी और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन मराठों ने शपथ ली कि हिंदुस्तान की आत्मा को दोबारा जीवित करेंगे। 1762 से 1800 के बीच मराठों ने काशी, मथुरा और प्रयाग में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मराठों की भूमिका। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मंदिर का जीर्णोद्धार। प्रयागराज में पुनः संगम तट पर भव्य यज्ञ और मंदिरों का पुनरुद्धार। यह सिर्फ एक राजनीतिक विजय नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। मराठों ने न केवल हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसे और अधिक मजबूत बनाया। मराठों की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मुगल बादशाह सिर्फ नाम मात्र का शासक रह गया था। हिंदुस्तान की असली सत्ता अब पुणे से चलती थी।
जहां से मराठा पेशवा पूरे भारत पर अपनी नीतियां लागू कर रहे थे। मराठों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बंगाल और अवध में भी हस्तक्षेप किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती अब कोई और था, और वह था अंग्रेज। अंग्रेज अब तक सिर्फ बंगाल और दक्षिण भारत में सक्रिय थे, लेकिन जैसे जैसे मराठों की ताकत बढ़ रही थी, वैसे वैसे अंग्रेजों की चिंता भी बढ़ रही थी। 1780 के दशक तक अंग्रेजों ने साफ देख लिया था, अगर मराठे इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो भारत में ब्रिटिश शासन कभी नहीं हो पाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या मराठे अपनी बढ़ती ताकत को बरकरार रख पाएंगे, या फिर अंग्रेजों की साजिशें कामयाब होंगी? अगर मराठे इतनी ताकतवर थे, तो फिर भारत पर अंग्रेजों का राज कैसे हो गया? क्या यह इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। 1803 यह वो साल था जब हिंदुस्तान की तकदीर तय की जा रही थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी राह में सिर्फ एक ही शक्ति खड़ी थी, मराठे। लेकिन क्या मराठे अंग्रेजों को रोक पाए, या फिर उनका आपसी मतभेद ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? अंग्रेजों को मालूम था कि मराठों की शक्ति अजेय है, लेकिन क्या उन्हें युद्ध में हराया जा सकता था? नहीं। इसके लिए उन्होंने मराठों को अंदर से तोड़ने का फैसला किया। अंग्रेजों ने पेशवा दरबार में फूट डालने के लिए राजाओं, सरदारों और मंत्रियों को लालच देना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुप्त रूप से कुछ मराठा सरदारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। पेशवा दरबार में सत्ता संघर्ष बढ़ने लगा। एक तरफ बाजीराव द्वितीय, दूसरी तरफ होलकर और सिंधिया। 1802 अंग्रेजों ने पेशवा को अपनी संरक्षण नीति में फंसाकर अपनी सेना को मजबूत करने का बहाना ढूंढ लिया। मराठे, जो कभी दिल्ली पर राज कर चुके थे, अब आपसी मतभेद में बंट चुके थे, और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। अंत में 1803 में वो दिन आया जब अंग्रेजों और मराठों की अंतिम लड़ाई हुई। सिंधिया की सेना और ब्रिटिश फौज आमने सामने खड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों के पास तोपें थीं और मराठों के पास बस तलवारें और वीरता। दिल्ली के पास असई और लासवाड़ी की लड़ाइयां मराठों ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंग्रेजों की बेहतर रणनीति और हथियारों ने युद्ध का पासा पलट दिया। मराठा सेनापति ने कहा, स्वराज्य कभी खत्म नहीं होगा, और आखिरी सांस तक लड़े। मराठों ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों की संगठित तोपों और छल नीति के सामने वे टिक नहीं पाए। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठे, जो कभी भारत के सबसे ताकतवर योद्धा थे, अब बिखर चुके थे। लेकिन क्या यह मराठों का अंत था? नहीं, यह बस एक नया अध्याय था। अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया, लेकिन पूरे भारत में मराठों की वीरता की कहानियां गूंजती रहीं। मराठा योद्धाओं ने 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या अगर मराठे एकजुट रहते तो इतिहास कुछ और होता? मराठे सिर्फ एक सेना नहीं थे, वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे भारत की स्वतंत्रता की पहली लौ थे। उन्होंने मुगलों को हराया, उन्होंने अफगानों को भगाया, और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन क्या होता अगर मराठे कभी हारते ही नहीं? पानीपत की तीसरी लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की तकदीर बदल दी। लेकिन सोचिए, अगर मराठे उस दिन जीत जाते, क्या भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम बनता? इतिहास में कई युद्ध हुए, कई सेनाएं उठीं और गिरीं, लेकिन क्या यह मराठों की सबसे बड़ी गलती थी कि वे आपस में बंट गए? क्या अगर वे एकजुट रहते तो आज हम एक अलग भारत में जी रहे होते? अब फैसला आपके हाथ में है। इतिहास वही याद रखता है जिसे लोग याद रखना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में मराठों की हार का मतलब भारत की गुलामी थी, या फिर यह सिर्फ एक साजिश थी? आपकी राय क्या कहती है? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। यह इतिहास की सबसे बड़ी बहस है और आपका विचार इसमें मायने रखता है।